आज की वीडियो क्लास में हम देखेंगे कि किस तरह से गॉस एलिमिनेशन मेथड का क्वेश्चन जो यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब ने 2014 के पेपर में पूछा हुआ है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। इससे पहले गॉस एलिमिनेशन मेथड जो है वो मैंने समझा के एक वीडियो अपलोड कर दी हुई है। मैं कोशिश करूँगा कि उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ ताकि आप वो भी देख सकें, आपकी काफ़ी हेल्प हो जाए। तो गॉस एलिमिनेशन मेथड मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ और 2014 का मेरे पास यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का पेपर है। इसका जो है क्वेश्चन नंबर 3 एज अ लॉन्ग क्वेश्चन में उन्होंने पूछा हुआ है 5 मार्क्स में। 3 इक्वेशंस दी हुई हैं, 3 लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं और उन्होंने कहा हुआ है कि इसको आपने सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ गॉस एलिमिनेशन मेथड से। गॉस एलिमिनेशन मेथड से 2014 का ये यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का पेपर है 2014। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटी सी एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगा कि ये जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ है, उन्होंने वहाँ पे यूज़ किया हुआ है, उन्होंने यहाँ पे वेरिएबल यूज़ किए हुए हैं x1 x2 x3 इज़ इक्वल टू 7 और दूसरी इक्वेशन में भी सेम उन्होंने यही पूछा हुआ है, फिर x1 x2 और x3। लेकिन अगर इस x1 x2 और x3 को x y z से भी रिप्लेस करके इस तरह से इक्वेशन भी पूछ ली जाए ना, तब भी इसका मेथड बिल्कुल यही रहेगा। कुछ लोग जो है वो परेशान हो जाते हैं इस तरह वाला फॉर्मेट देख के, लेकिन अब जो यूनिवर्सिटी ने पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है वो उन्होंने कुछ इस तरह के फॉर्मेट में पूछा हुआ है। तो मैं इसी को सॉल्व करूँगा, इसी को सामने रखते हुए सॉल्व करूँगा। अच्छा जी, इस तरह से फिर आपने पहला काम तो ये करना है कि आपने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखनी है कि द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज़। इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में आपने साइड पे कोई लेटर ए लेके उसके सबस्क्रिप्ट में छोटा सा बी लिख देना है और इस मैट्रिक्स में हमने ये जो तीनों सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है ना, इनके कोफिशेंट्स लिख लेने हैं। जैसा कि x का कोफिशेंट 1 है, x2 का कोफिशेंट कुछ भी नहीं गिवन तो डेफिनेटली 1 होगा, x3 का भी नहीं गिवन तो 1 होगा, यहाँ पे x1 का भी नहीं गिवन तो 1 होगा, x2 का गिवन है 4 है, x3 का नहीं गिवन तो वो भी -1 होगा। इसी तरह से इसके हमने लिख लेने हैं। तो ये बनेगा फिर हमारे पास 2, पहले मैं कॉलम लिख रहा हूँ, इस पहले कॉलम को लिख रहा हूँ 2 1 1, यानी कि ये दोनों पॉजिटिव 1 है। ओके, उसके बाद सेकंड कॉलम 1 +4 +1। ओके, उसके बाद थर्ड कॉलम 1 -1 और +1। यूजुअली जो पॉजिटिव साइन होता है ना, वो हमें शुरू से यही सिखाया जाता है कि नंबर्स के साथ लिखना इतना ज़रूरी नहीं होता जबकि वो अकेला लिखा हो, लेकिन जब नेगेटिव अकेला हो तो फिर उसे ज़रूर लिखते हैं। ये तीनों को तो हमने लिख लिया मैट्रिक्स फॉर्म में। अब ये जो राइट साइड पे गिवन है ना, ये 3 नंबर्स, इन्हें भी लिखना है। तो मैंने पहले भी बताया था कि कुछ लोग जो है वो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लगा देते हैं, कुछ लोग जो है यहाँ पे 3 डॉट्स लगा देते हैं इस तरह से और फिर इन्हें नंबर लिखते हैं। या एक तरीका ये भी होता है कि यहाँ पे बग़ैर कोई लाइन लगाए भी हम इनको लिख सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में मैं कोशिश करूँगा कि एक लाइन लगा लूँ, एक लाइन लगा के ये जो तीनों नंबर्स दिए हैं ये मैं यहाँ पे लिख लूँगा 7 6 और 6। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स वाला सेंटेंस लिखने के बाद आपने यहाँ एक और सेंटेंस लिखना है कि इस मैट्रिक्स को हम इक्विवेलेंट फॉर्म में रिड्यूस करेंगे और यहाँ से हमारा जो है वो ओरिजिनली क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। तो यहीं से ही हमने जो है ना स्टेप 1 करना होता है और स्टेप 1 ये करना होता है, मैंने आपको बताया हुआ है। स्टेप 1 ये करना होता है कि जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स का यहाँ पे फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट है, इसे हमने खुद से थोड़े से एलिमेंट्री रो ऑपरेशन सॉल्व करके इसे खुद से 1 बनाना होता है। ये पहला स्टेप होता है। ये 1 बनाने के बाद इसके नीचे, इसी कॉलम के नीचे ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं या ये दोनों जो नंबर्स हैं, इन्हें 0 0 बनाना होता है। एक ही स्टेप में इन दोनों को 0 बनाना होता है। ये 0 बनाने के बाद फिर थर्ड स्टेप ये होता है कि ये जो डायगोनल वाली लाइन चल रही है यहाँ पे 1 बनाना है, थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप ये है कि इस सेकंड कॉलम के नीचे यहाँ पे भी हमने 0 बनाना है, 1 0 0 1 0 और लास्ट स्टेप ये होता है कि यहाँ पे हमने 1 बनाना होता है। मैं पेन से भी लिख देता हूँ कि ये जो है हमारा, ये है स्टेप 1,
इन दोनों को एक साथ बनाना ये हमारा है स्टेप 2, फिर ये 1 बनाना हमारा स्टेप 3, फिर ये 0 बनाना हमारा स्टेप 4 और फिर यहाँ पे 1 बनाना हमारा स्टेप 5। तो ये जो डायगनल वाले हैं ये तीनों 1 1 हो जाए और यहाँ पे जो हमारे पास बने वो एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बने। चूँकि इस ट्रायंगल की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो हम इसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो ये जो फॉर्मेट है ये हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट नंबर जो है वो 2 नज़र आ रहा है, तो हमने इस 2 को 1 बनाना है। चूँकि हमने एफएससी में पढ़ा हुआ है कि एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में एक प्रॉपर्टी ये भी है कि हम इन रोज़ को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि रो 2 में हमें यहाँ शुरू में 1 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो मैं यहाँ पे सिंपली ये करूँगा कि रो 1 इज़ इंटरचेंजिंग विद रो 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले मैंने लिखा है सिर्फ चेंज उसमें आएगा, बाद वाले में चेंज भी नहीं आएगा। तो जो रो 1 है उसको शिफ्ट कर देंगे रो 2 की जगह और रो 2 को शिफ्ट कर देंगे रो 1 की जगह। तो 1 1 4 -1 और 6 ये नंबर्स इसकी जगह आ जाएंगे, 2 1 1 और 7 और ये जो लास्ट में लिखा था ये वैसे ही कॉपी 1 1 6। अकॉर्डिंग टू आवर फर्स्ट स्टेप हमें यहाँ पे जो है वो 1 मिल गया है। अब हमारा दूसरा स्टेप ये होता है कि ये जो दोनों नंबर लिखे हुए हैं इन्हें एक ही स्टेप में हमने ज़ीरो बनाना है। अच्छा, कईयों के ज़हन में यहाँ पे ये भी सवाल बनेगा कि हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से भी तो डिवाइड कर सकते थे। हाँ जी, बिल्कुल डिवाइड कर सकते थे, उससे भी हमें जो है ना जी 1 मिल जाना था। लेकिन हमने कोशिश ये करनी है कि हम जो है इन नंबर्स को कम से कम कोशिश ये करें कि इनको डेसिमल में लिखें। अगर इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करते, इसने तो 1 बन जाना था लेकिन इसने भी डेसिमल में आ जाना था, इसने भी और इसने भी। हाँ, आगे इसको सॉल्व करते हुए डेसिमल में आएंगे नंबर्स, लेकिन कोशिश करनी है कि बहुत कम चांस हो कि हमारा जो गिवन नंबर है वो डेसिमल में लिखा जाए। अच्छा, वो जो हमने पहला स्टेप किया था ना दूसरे पेज पे, मैंने इसको सिर्फ यहाँ पे लिख लिया है। ये जो हमने स्टेप 1 किया था ना यहाँ पे स्टेप 1, इस स्टेप 1 को बस मैंने शुरू में कॉपी किया, ये मैंने खुद से कोई चेंजिंग नहीं की। ये हमारा है यहाँ पे स्टेप 2। स्टेप 2 में मैंने आपको ये बताया हुआ है कि हमने एक साथ ये जो दोनों लिखे हुए हैं ना एलिमेंट्स, या ये जो दोनों नंबर्स हैं इन्हें एक साथ हमने ज़ीरो बनाना है। तो ज़ीरो बनाने के लिए थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज़ करनी है और थोड़ा सा एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन होना मैट्रिक्स वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। तो ये वाला 1 एज इट इज़, ये 4 भी एज इट इज़, ये -1 भी एज इट इज़ और ये वाला 6 भी एज इट इज़, यानी फर्स्ट रो जो है वो एज इट इज़ ही लिखेंगे। चूँकि चेंज होना है इस सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट ने और थर्ड रो के फर्स्ट एलिमेंट ने, इन दोनों ने 0 0 यहाँ बनना है। तो हम इन्हें कैसे ज़ीरो बनाएंगे, सॉरी ज़ीरो नहीं, हाँ ज़ीरो ही बनाना था। ओके, तो ज़ीरो कैसे बनाएंगे, अगर हम रो 2 को लें, रो 2 में चूँकि 2 है इसे ज़ीरो बनाना है, तो ज़ीरो तो एक कंडीशन में बनता है कि अगर 2 - 2 हो तो हमें यहाँ पे ज़ीरो मिल रहा है। तो हम फिर ऐसा करते हैं कि रो 1 को ले लेते हैं, रो 1 के हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करवा के रो 1 के हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करवा के तो हम कर देते हैं जी रो 2 - 2 इंटू रो 1। पहला ऑपरेशन तो हम ये कर लेते हैं। हाँ, हम इसे इस तरह भी कर सकते हैं कि रो 2 लेके, ये हमारी रो 2 है, ज़ीरो ही बनाना है ना इसे, रो 2 लेके माइनस थर्ड रो को 2 टाइम्स करके सब्ट्रैक्ट भी करवा सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इस स्टेप को चूज़ कर रहा हूँ। तो साइड पे ये हमने ऑपरेशन यहाँ पे ज़रूर लिखना है कि हम यहाँ पे क्या करने लगे हैं, रो 2 - 2 टाइम्स रो 1, जिससे हमें जो है ये पहला ये जो 2 लिखा हुआ है ये हमारा जो 2 है ये ज़ीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पेंसिल बेसिकली मैं इसीलिए लेके आया था कि ये आपने छोटा सा पेंसिल से ना यहाँ पे ×2 लिख लेने, बाद में चाहे आप इसे रिमूव भी कर दें। ×2 लिख लिया, ओके। अब हमने चूँकि पहले लिखा हुआ है R2, तो चेंज सिर्फ R2 यानी रो 2 में होगा,
रो 1 में नहीं होगा और ना ही रो 3 में होगा अभी फ़िल वक्त के लिए। रो 2 में क्या चेंज होगा कि R2 माइनस 2 टाइम्स R1, तो इस पूरी रो को इससे माइनस करना है, यानी कि 2 माइनस 2 हमारे पास यहाँ पे 0 आ गया। और 1 माइनस 6 जो है 1 माइनस सॉरी 4 2 ज़ार 8, 1 माइनस 8 जो है वो हमारे पास यहाँ पे -7 आ गया। और -1 टाइम्स 2 -2, और 1 हम चूँकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना इन दोनों को, 1 माइनस और ये -2, तो 1 माइनस -2 जो है वो हमें फिर यहाँ पे 3 मिलेगा। और 7 माइनस 12 जो है वो हमें यहाँ पे -5 मिलेगा। ओके, अब हमने इसी स्टेप में इस 1 को जो है ज़ीरो बनाना है। तो ये तो क्वाइट इजी है, इस 1 को जो है ज़ीरो बनाना बहुत इजी है। अगर हम डायरेक्ट ही रो 3 1 माइनस 1 रो 3 को रो 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें जो है यहाँ पे ज़ीरो मिल जाएगा। बाद में चाहे आप इसे यहाँ से इस तरह से रिमूव भी कर सकते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम रो 3 को रो 1 में से सब्ट्रैक्ट करें, चूँकि 1 माइनस 1 हमें यहाँ पे ज़ीरो मिल रहा है, और बाकी जो इसके एलिमेंट्स हैं वो फिर गिवन कंडीशन के मुताबिक चेंज हो जाएंगे। रो 3 माइनस रो 1, यानी चेंज इस रो में आना है तो वो पहले लिखना है हमने। तो रो 3 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 4 -3, 1 माइनस -1 2, और 6 माइनस 6 0। दो स्टेप हमारे सक्सेसफुली हो गए हैं। ओके, दो स्टेप हमारे हो गए। हमारा थर्ड स्टेप ये होता है कि ये जो नंबर होता है, ये डायगोनल वाले नंबर्स, ये जो नंबर्स हैं ये तीनों 1 होने चाहिए। अब ये पहला तो हमारा 1 हो गया, उसके बाद ये दोनों भी 0 हो गई, ये हमारा दूसरा स्टेप था। थर्ड स्टेप ये है कि अब हमने इसे 1 बनाना है। तो एक सोच तो हमारे जहन में ये भी आती है कि अगर हम फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें तो 4 टाइम 2 8, और 8 -7 प्लस 8 करें, -7 प्लस 8 करें तो हमारे पास 1 आता है, यानी यहाँ पे हमें 1 मिल रहा है। लेकिन उसका डिसएडवांटेज ये है कि ये सारे फिर जो एलिमेंट्स हैं रो 1 के, वो 2 से ही जब मल्टीप्लाई होंगे तो 1 टाइम्स 2 जब होगा तो ये 2 हो जाएगा, और 0 प्लस 2 जो है वो यहाँ पे हमें फिर 2 मिलेगा। ये 0 हमारा जो है ये 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि बिल्कुल रॉन्ग कंसीडर होगा। तो फिर हम ऐसा करते हैं कि एक इजी स्टेप ले लेते हैं, वो ये कि इस पूरी रो को -7 से डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि -7 डिवाइडेड बाय -7 जो है वो 1 होता है। इससे ये डेसिमल में तो आएंगे, लेकिन जो है आपने बहुत कम कोशिश करनी है कि डेसिमल में आए। लेकिन अब हमारे पास दूसरी कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो फिर हमें मजबूरन इन्हें डेसिमल में लिखना पड़ेगा। ओके, तो फिर हम साइड पे फिर ये ऑपरेशन लिखेंगे कि 1 डिवाइडेड बाय 7 इनटू रो 2, यानी रो 2 के हर एलिमेंट को हम -7 से डिवाइड करने लगे हैं इस स्टेप में। 0 डिवाइडेड बाय -7 तो हमारा 0 ही रहेगा, यानी यहाँ पे हमारा 1 0 एज इट इज़ ही हमें मिला है। लेकिन -7 डिवाइडेड बाय -7 हमें यहाँ पे +1 मिल गया, जो कि हमें रिक्वायर्ड था। और 3 डिवाइडेड बाय -7, अब यहाँ पे कैलकुलेटर का काम है, तो कैलकुलेटर आपने ज़रूर लेके जाना है। 3 डिवाइडेड बाय -7 अगर हम करें तो हमारे पास आता है -0.42 और 85, यानी डेसिमल के बाद 4 नंबर काफ़ी होते हैं। -0.42 और 85। उसके बाद सेम प्रोसेस यहाँ पे करना है, यानी इस -5 को भी हमने -7 से डिवाइड करना है, तो वो भी कैलकुलेटर पे कर लेते हैं। 5 डिवाइडेड बाय 7, तो ये हमारा आता है 0.7142। दोनों के साथ चूँकि नेगेटिव था तो नेगेटिव नेगेटिव डिवाइड होते हुए ख़त्म हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, 7 1 और 4 2। ओके, इसके बाद हम चलते हैं अपने फोर्थ स्टेप की तरफ। ओके, आगे जो है हमारा स्टेप 4 ये होता है। स्टेप 4 ये होता है हमारा कि यहाँ पे ये जो -3 लिखा हुआ है, ये -3 इसको हमने जो है जी क्या बनाना होता है, 10010, इसको हमने 0 बनाना होता है। मैं आपको फिर से पेज दिखा देता हूँ। 1 भी हो गया, 2 0 भी हो गए, ये 1 भी हो गया। अब उसके बाद हमने यहाँ पे 0 बनाना है और फिर यहाँ पे 1 बनाना है। ये 2 स्टेप हमारे रह गए हैं।
इसको ज़ीरो बनाने के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, वो ये कि एक तरीका तो ये है कि इस पूरी रो को जिस तरह हमने -7 से ऊपर डिवाइड किया था इसी तरह इसको भी -3 से डिवाइड कर दें, लेकिन कोशिश ये करनी है कि डेसिमल में कम से कम चांस हो। यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी ये बन रही है कि अगर हम रो 3 लें, रो 3 में प्लस कर दें 3 टाइम्स रो 2, यानी कि इस नंबर को भी 3 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये 3 हो गया, ये सारों को 3 से मल्टीप्लाई अगर हम करें, 3 से मल्टीप्लाई करके फिर रो 3 माइनस रो 2 कर दें, रो 3 माइनस रो 2, लेकिन 3 से ज़रूर मल्टीप्लाई करना है। उससे फ़ायदा ये होगा कि ये -3 और ये +3 जो है हमें यहाँ पे ज़ीरो मिल जाएगा। तो लेट्स सी हाउ इट वर्क। ओके, जो साइड पे हमने ऑपरेशन लिखा है वो परफॉर्म करेंगे, यानी कि रो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवा के उसको प्लस करेंगे रो 3 में। चेंज सिर्फ उसमें आएगा जो पहले लिखा हुआ है, तो ये ऊपर वाले तो वैसे ही कॉपी पेस्ट होंगे, ऊपर वाले जो हैं ये हमारे वैसे ही कॉपी पेस्ट होंगे। तो 0 टाइम्स 3 हमारे पास 0 होता है और 0 प्लस 0 यानी रो 3 प्लस रो 2 हमारे पास फिर यहाँ पे 0 ही आएगा। ये हमने नहीं चेंज करना, 1 अब इस -3 को भी ज़ीरो बनाना था, तो फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, ये 3 बन गया और -3 इंटू +3 ज़ीरो आ गया हमारे पास। इसी के अकॉर्डिंग इन दोनों को भी चेंज कर लेंगे, यानी कि इस -0.4285 को 3 से मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे रो 3 में। तो उसके लिए मैंने कैलकुलेटर ले लिया, तो मैं आपको फिर से रिकॉल करा दूं कि हमने करना क्या है। हमने रो 3, ये रो 3 का एलिमेंट है, प्लस 3 टाइम्स रो 2 करना है। तो रो 3 का एलिमेंट हमारे पास 2 था, लिख लिया, प्लस कर रहे हैं सेंटर में प्लस 3 टाइम्स द एलिमेंट ऑफ रो 2, 3 टाइम्स द एलिमेंट ऑफ रो 2, तो इक्वल करेंगे तो हमारे पास नंबर आ रहा है 0.7145, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, 0.7145 लिख लिया। सेम प्रोसेस इन दोनों के साथ करना है, सेम प्रोसेस हमने यहाँ पे करना है, यानी कि रो 3, ये रो 3 का एलिमेंट है, रो 3 में प्लस करना है 3 टाइम्स द एलिमेंट ऑफ रो 2 जो हमने यहाँ पे लिखा है। तो वो मैंने यहाँ पे लिखा, तो हमें जो आंसर मिल रहा है वो मिल रहा है 2.1426। उसके बाद हमारा स्टेप 5 ये होता है कि ये जो लिखा होता है यहाँ पे, ये डायगोनल वाला लास्ट नंबर, ये डायगोनल एलिमेंट है, इसको हमने 1 बनाना है। तो फिर मैंने डायरेक्ट ये किया कि इस वाले नंबर से ही इस रो 3 को डिवाइड कर दिया, ये दोनों तो 0 0 रहे, जो कि हमें 0 0 ही चाहिए थे, ये हमारा 1 बन गया। और जब इसको 2.1426 को 0.7145 से डिवाइड किया तो ये हमारा आंसर आया 2.9987, जो कि राउंड ऑफ करके अप्रॉक्सीमेटली 3 ही बनता है। आप यहाँ पे 3 भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास चूँकि लास्ट पे ये वाली फॉर्म हमें मिल गई थी, यानी यहाँ पे 1000101 मिल गया था, तो इसका मतलब है यहाँ से x1 एलिमिनेट हो गया था, यहाँ से x1 x2 एलिमिनेट हो गया था। तो एंड पे ये जो फॉर्म बनी है ना, इसको हमने दोबारा जो है वो इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। तो इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखना है, जैसे इसका जो ये किसका कोफिशेंट था, x1 का कोफिशेंट, ये x2 का कोफिशेंट, ये जो है ये x3 का कोफिशेंट था, और ये हमारा कांस्टेंट था जो इक्वल के राइट पे लिखा था। सेम प्रोसेस यहाँ पे करना है, यानी जो 1 था वो x1 का कोफिशेंट था, तो उसके साथ फिर से x1 लिख दिया, 4x2 का कोफिशेंट था उसके साथ x2 लिख दिया, -1 जो था वो x3 का कोफिशेंट था, तो इसके साथ यहाँ पे x3 लिख के इक्वल करके 6 लिख दिया। मैंने इसको कन्वर्ट किया, ये जो हमारा स्टेप 5 आया है ना, इसको मैंने कन्वर्ट किया लीनियर इक्वेशंस में। सिमिलरली फॉर द स्टेप 2 एंड फॉर द स्टेप 3। इसके बाद हमें यहाँ से ये पता चलता है कि ये जो हमारी x3 की वैल्यू है ना, ये तो हमें डायरेक्ट मिल जाती है। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो पहले से 0 हैं, तो ये पहला और ये दूसरा वैसे लिख दिया। और पहली इक्वेशन में हमारे पास तीनों वो होते हैं वेरिएबल्स x1 x2 और x3,
और दूसरी इक्वेशन में सिर्फ दो वेरिएबल होते हैं x2 और x3, x2 और x3, और जो हमारी थर्ड इक्वेशन होती है उसमें सिर्फ एक वेरिएबल x3 होता है। तो डायरेक्ट हमारा आंसर जो है वो x3 का कैसे हमें मिला, वो जब इसको हमने लिखा, ये चूँकि हमारा x3 का कोफिशिएंट था तो x3 हमारा डायरेक्ट इसके इक्वल था, ये दोनों तो पहले से ही ज़ीरो हैं। तो 2.9987 को अगर हम राउंड करें तो ये तो हमें पता चल रहा है कि 3 बन रहा है। तो ये मैंने डेसिमल को ख़त्म करके इसको फिर 3 में लिख दिया। ओके, अब हमारे पास x3 आ गया है। x3 की वैल्यू को अगर इस सेकंड इक्वेशन में पुट करें, आप चाहे इसको नाम दे सकते हैं 1, 2 और 3, इस सेकंड इक्वेशन में पुट करें यहाँ पे x3 की जगह, तो हमें x2 मिल जाएगा। x2 वैसे ही रहा, इसकी वैल्यू पुट कर दी, x3 की वैल्यू 3 यहाँ पे रिप्लेस कर दी। इस सारे को सॉल्व किया तो हमारा ये आंसर आ रहा था 1.285। आप कैलकुलेटर पे अभी आप खुद करिएगा, और ये नेगेटिव जब वहाँ पे गया तो ये पॉजिटिव हो गया, और इन दोनों को प्लस किया तो x2 की वैल्यू हमारी 1.99997 थी, जो कि अप्रॉक्सीमेटली राउंड करें तो 2 बनती है। तो x2 हमारे पास 2 आ गया, x2 भी आ गया, x3 भी आ गया। x2 और x3 की वैल्यू को अगर इस इक्वेशन में पुट कर दें x1, तो हमें यहाँ से x1 मिल जाएगा। 2 और 3 तो हमने फाइंड कर लिया, 2 और 3। तो अब ज़रा इसको गौर से देखना है आपने, x1 हमने फाइंड करना है, x2 की वैल्यू भी 2 है और x3 की वैल्यू 3 है। 4 इंटू 2 हमारे पास होता है 8, और ये -3, वैसे 8 - 3 हमारे पास होता है 5, और ये पॉजिटिव 5 जब वहाँ पे जाएगा तो -5 होएगा, तो x1 का आंसर जो है वो हमारा 3 आ जाएगा। इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद अगर हमें इस बात की भी सेटिस्फेक्शन ना हो कि हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा, तो बंदा जो है वो परेशान ही रहता है। तो एंड पे जो है वो आपने चेक करके ज़रूर जस्टिफाई करना है कि ये जो आपकी तीनों वैल्यू है ये क्वेश्चन में मौजूद तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। तो अब हम आखिरी स्टेप अपना वो करेंगे और फिर क्वेश्चन हमारा एंड है। तो जनाब ये हमारा फाइनल चेक है कि हमें पता चलेगा जो हमने वैल्यू फाइंड किया है x1, x2 और x3 की, ये x1, x2 और x3 की, क्या ये करेक्ट है या नहीं। तो ये तो ग्रेड 6 का बच्चा भी मेरा ख्याल है कि कर लेता है बड़ी परफेक्शन के साथ। ये तीनों वैल्यूज़ को इन तीनों इक्वेशन में बारी बारी सब्स्टिट्यूट करेंगे, रिप्लेस करेंगे। अगर दोनों साइडें इक्वल आएँ तो इसका मतलब है हमारे जो आंसर हैं वो ट्रू है। तो फर्स्ट इक्वेशन को लिया, फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी 2x1 + 1x1 + 1x3 = 7। मैं आपको वो पेज भी दिखा देता हूँ जिसमें मैंने ये इक्वेशन लिखी हुई है। यही इक्वेशन मैंने कॉपी की यहाँ पे, और x1 की वैल्यू, x1 के नीचे मैंने पुट कर दिया 1, x2 की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे x2 लिखना था तो उसकी जगह भी x1 ही लिखा हुआ है। तो x2 की वैल्यू के नीचे भी जो है 2 पुट कर दिया, और x3 की वैल्यू 3 है तो उसके नीचे 3 पुट कर दिया, ये 2 था। x2 की वैल्यू के नीचे 2, x3 की वैल्यू के नीचे 3, जो कि हमारी वैल्यूज़ आई हैं। जब इसको सॉल्व किया तो 7 = 7 आया। पहले इक्वेशन ने जो है वो इन तीनों आंसरों ने पहले इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है, तो इसका मतलब ट्रू है। अब दूसरी इक्वेशन में ये काम करते हैं, x1 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू 2 है और x3 की वैल्यू 3 है। सिंप्लीफाई किया, 1 + 8 - 3, 1 + 8 9, 9 - 3 6 = 6। तो इसका मतलब है इसने भी सेटिस्फाई किया है, यानी इन तीनों आंसरों ने दूसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई किया है। लास्ट इक्वेशन ले लेते हैं, इन तीनों आंसरों को इसमें पुट करके देखते हैं कि ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो ये तो सिंपली 1 + 2 + 3 6 = 6 है, तो ये भी जो है सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है।